हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ जो आई हुई है कि हमारी जीआईसी लेक्चरर की भी वैकेंसी अनाउंस हो गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शायद हमारी जो इस वैकेंसी है लेट से लेट अगस्त लास्ट तक निश्चित रूप से आएगी। तो अगस्त के शुरुआत में ही कह सकते हैं, पहले फोर्टनाइट में ही अगस्त के हमारी जो है वैकेंसी जीआईसी लेक्चरर की आ चुकी है। एंड एज माय व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ये पता है कि जीआईसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 उसने प्री एंड मेंस का फॉर्मेट लॉन्च किया था, जहां पर स्क्रीनिंग को हटा करके और इंटरव्यू को हटा करके प्री एंड मेंस को लॉन्च किया था। एंड योर सिलेक्शन जो है सोनली वो बेस्ड होता है मेंस के स्कोर पर। तो उसमें एलटी में भी अगर आप देखेंगे तो मेंस का इंट्रोडक्शन किया गया है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे एलटी एंड जीआईसी में कि जीआईसी लेक्चरर में आपको अगर हम देखें तो आपको हिंदी भी मिलेगी यहाँ पर, जबकि एलटी में आपके पास हिंदी नहीं है। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, अपने एग्जामिनेशंस के लिए जो तैयारी कर रहे थे, और हु आर हियर ऑन माय प्लेटफॉर्म, जो मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आई एश्योर यू ऑल कि मैं अपने उस जो मेरा अनुभव रहा है 2020 के पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, जिसकी फाइनल सिलेक्शन में मैं टॉपर भी रहा था इंग्लिश सब्जेक्ट से। यू कैन चेक इट विथ यूपीपीएससी वेबसाइट से भी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव से, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्तमान में हूँ, एंड बहुत सारी टीजीटी पीजीटी जो है मैंने निकाले हुए हैं नौकरी, तो उसका जो अनुभव है उसका आप पूरा फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू सिंपली मैसेज व्हाट्सअप आप मुझे करिएगा, जहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको क्या करना है उसके लिए। एंड वेरी सुन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन। तो चलिए आप लोग भी उसमें जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए बैच के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है एलटी ग्रेड में, हम इस समय लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा टर्म है, फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म, जिसको आप समझ लीजिए कि पोएट्री में अगर हम बात करें तो लेट हमारा जो रोमांटिक पीरियड एंड कह सकते हैं कि अर्ली जो विक्टोरियन एरा है, वहाँ पर ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के इटिमोलॉजी, इसकी क्या है और डिफिनीशन क्या है। तो इटिमोलॉजी की बात करें तो एज द वर्ड इटसेल्फ डिजिनेट्स की, ये हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। वन इज़ ड्रामेटिक एंड अदर इज़ मोनोलॉग। मोनोलॉग वर्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो मोनोलॉग वर्ड हमारा जो है ग्रीक के वर्ड से लिया गया है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनोलॉग से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मोनो मतलब एक, लॉग मतलब स्पीच, मतलब स्पीकिंग एलोन। मोनो मतलब वन एंड लॉग मतलब स्पीच, मतलब जब एक व्यक्ति बोलता है, स्पीकिंग एलोन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं। और ड्रामेटिक की बात करें तो ड्रामेटिक जो है इट शोज सम थिएट्रिकल नो ड्रामा इंटेंसिटी, अगर उसमें होती है तो हमारा ड्रामेटिक हो जाता है। मतलब उसमें इंटेंसिटी अगर हम देखें, हमारी इंटेंसिटी और कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ लाइक ड्रामा, जैसे ड्रामा में होती है, अगर उसी प्रकार से है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलेंगे। तो मतलब एक व्यक्ति द्वारा बोला जाता है, लेकिन बस ये है कि इसमें थोड़ा सा ड्रामा की इंटेंसिटी और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारे प्लेज में होते हैं, ड्रामाज में होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिफिनीशन की बात करें तो सिंपली आपके मेंस एग्जामिनेशन में आएगा, तो आप सिंपल सा लिखेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएटिक फॉर्म इन विच अ सिंगल फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर स्पीक्स टू अ साइलेंट और इम्प्लाइड लिसनर, रिवीलिंग दियर टेम्परामेंट, मोटिव, सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो इज अ काइंड ऑफ पोएटिक फॉर्म, एक पोएटिक फॉर्म है जिसमें एक सिंगल फिक्शनल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, जो राइटर लेता है, राइटर के इमेजिनेशन का होता है। फिक्शनल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, पोएट नहीं होता, ध्यान रखना, नॉट द पोएट। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज नॉर्मली नरेटर इन मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो नरेटर जो होता है वो हमारा एक करेक्टर होता है वहाँ पर, न कि पोएट होता है। वो क्या करता है, स्पीक्स टू अ साइलेंट, वहाँ पर एक लिसनर होता है, कोई ना कोई एक लिसनर होता है सुनने वाला, लेकिन वो लिसनर साइलेंट होता है। हमें ये पता है कि देयर इज ए लिसनर, ना वो हमें दिखाई देता है ना वो कुछ बोलता है। इम्प्लाइड लिसनर होता है, रिवीलिंग देयर टेम्परामेंट,
और जिससे वो क्या करते हैं, अपने टेम्परामेंट को रिवील करते हैं, अपने मोटिव्स को, और अपने सिचुएशन को किसी भी मोमेंट में जो है मतलब अपने आप को रिवील करते हैं बिफोर देम ना। तो इम्प्लाइड जो हमारा लिसनर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि यहाँ पर कोई है जिससे वो स्पीकर बात कर रहा है और वही हमारा लिसनर है। ठीक है। नाउ ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो एंशियंट ग्रीक से ये आया हुआ है, खास करके एंशियंट ग्रीक ड्रामा से, ध्यान रखिएगा। एंड इवॉल्व थ्रू मिडवल, बाद में इवॉल्व तो होता ही रहा है, वेयर करेक्टर्स सेल्फ रिवील ना, जहाँ पर करेक्टर खुद अपने बारे में बहुत सारी चीज़ रिवील करते हैं। जैसे चौसर के कंटरबरी टेल्स में देखते हैं तो थोड़ा सा मोनोलॉग यूज किया गया है। उसके बाद शेक्सपियर की सॉलिलॉकीज आप देखें, एलिजाबेथन एज में सॉलिलॉकीज का बड़ा फैशन रहा है ना इन एलिजाबेथन थिएटर, स्पेशली शेक्सपियर जो है, तो दे आर आल्सो टाइप ऑफ मोनोलॉग ना, वो भी हमारे क्या हैं, मोनोलॉग के एक प्रकार हैं। देन रोमांटिक इन्फ्लुएंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो रोमांटिक एरा में हम देखते हैं तो जो कन्वर्सेशनल पोम्स होती थी, रोमांटिक एरा कन्वर्सेशन पोम्स, स्पेशली वर्ड्सवर्थ की बात करें ना, वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इनकी बहुत ही फेमस जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज, ये सब लोगों ने क्या किया है, मोनोलॉग का यूज़ किया है। बट व्हाट दे डू, दे इन ब्लेंड इंट्रोस्पेक्शन विथ नरेटिव, लेइंग ग्राउंड वर्क फॉर द फॉर्म ना। तो ये क्या करते थे, इंट्रोस्पेक्शन को ऐड किया करते, नरेटिव में इंट्रोस्पेक्शन को भी ऐड किया कर देते थे, मतलब एक प्रकार से कहें तो इंटीरियर टाइप का ये बना देते थे। देन जो हमने आपको बताया कि हम देखते हैं विक्टोरियन एरा में, तो ये अपनी हाइट पर पहुंच जाता है, जेनिथ मतलब टॉप पर पहुंच जाता है विक्टोरियन एरा में। मॉडर्न ड्रामेटिक मोनोलॉग आज जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम देखते हैं, तो कह रहे हैं इट क्रिस्टलाइजेज इन द विक्टोरियन पीरियड, स्पेशली इन द हैंड्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के हाथों में जब आया तो इसने कह सकते हैं कि अपना जो बेस्ट होता है, जो हाइट होती है, उसको प्राप्त करता है। ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया ड्रामेटिक मोनोलॉग को, और ज़्यादातर इनका जो फोकस था, इट वाज साइकोलॉजिकल डेप्थ, अनरिलायबल नरेटर्स एंड रियल टाइम ड्रामेटिक सिनेरियोज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विक्टोरियन एरा में हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वर द टू ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देन स्ट्रक्चर एंड फीचर की बात करते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बच्चों बात करते हैं तो देयर मस्ट बी ए सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर इसमें होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक से ज़्यादा स्पीकर नहीं होंगे, लिसनर होगा लेकिन लिसनर बोलेगा नहीं कभी भी ना। तो और दूसरा वो स्पीकर जो होना चाहिए, नॉट द पोएट, बल्कि करेक्टर होता है, एक करेक्टर होता है, समटाइम्स हिस्टोरिकल होता है, कभी कभी मिथिकल और इन्वेंटेड होता है, मतलब राइटर के, पोएट के दिमाग की उपज होती है। हुज वॉइस डोमिनेट्स द पोम, और इसी की वॉइस पूरे पोम में चलती है। उसके बाद इम्प्लाइड ऑडियंस होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, देखें तो स्पीकर जो है एक लिसनर को एड्रेस करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं यही सोच करके बात कर रहा हूँ, अब कोई ये वीडियो को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ मैं किसी को देख करके बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर लिसनर इम्प्लाइड है ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कोई लिसनर कौन है, कौन कौन मुझे सुन रहे हैं, और जो कि कभी बोलेगा भी नहीं ना, तो ये इम्प्लाइड लिसनर हो गया। एंड नेवर स्पीक्स बट मे इन्फ्लुएंस द मोनोलॉग, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता है मोनोलॉग को, जैसे नरेटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे, बोलेगा नहीं लेकिन उसके एक्शन से, उसके गेस्चर्स पोस्चर से क्या होता है, नरेटर अपने हिसाब से स्टोरी में थोड़ा चेंजेस कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे कमेंट के थ्रू थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, आप कमेंट करते हैं कि सर ये वाला फिर समझा दीजिए, तो हम अपने उसमें चेंज करते हैं, वैसे ही नरेटर वहाँ पर उसके साथ, नरेटर के साथ वो व्यक्ति है, इस जो लिसनर है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, ना वो कुछ बोलता है, लेकिन नरेटर को दिखाई दे रहा है, तो नरेटर उसको देख करके अपने जो उसकी अपनी बातें हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। ठीक है। सिचुएशन एंड क्राइसिस की बात करें तो ज़्यादातर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं ये क्रिटिकल लाइफ मोमेंट को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। द स्पीच अनफोल्ड्स एट अ क्रिटिकल लाइफ मोमेंट, जैसे आप देखिए सॉलिलॉकीज की ही हम बात करते हैं अगर,
तो वहां पर देखिए ना, हैमलेट की सॉलिलॉक्यूज देखिए, तो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट ऑफ लाइफ में इन्होंने रिवील किया है, ऑफन रिवीलिंग मोर देन द स्पीकर इंटेंट्स ना। इसका काम क्या होता है, स्पीकर जितना कहना चाहता है उससे ज्यादा उसकी बातें कुछ बता देती हैं। मतलब स्पीकर की रियल आइडेंटिटी अगर हम कहें तो उसके मोनोलॉग्स के थ्रू हमें पता चल रही है वास्तव में स्पीकर कैसा है। स्पीकर कैसा है, जैसे आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, अगर वो बाहर सुना दी जाए, बाहर सुना दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा ना। वही मोनोलॉग होता है। राइटर लोग, एक टेक्निक होती है, दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टेक्निक, रिवोल्यूशन ऑफ करेक्टर। अगर पूरे पोम की बात करें कि पोम में हमें क्या चीज मिलती है, तो पोम का जो सब्सटेंस है इज लेस अबाउट एक्शन, इसमें एक्शन कम होता है देन अबाउट एक्सपोजिंग करेक्टर। इसमें करेक्टर को एक्सपोज करना, उसकी साइकोलॉजी को एक्सपोज करना, उसके कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना, एंड समटाइम्स मोटिव्स दैट स्पीकर डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज इन देमसेल्फ। कभी कभी ऐसे मोटिव्स भी कि स्पीकर खुद भी उसको समझ नहीं पाता, ऐसे मोटिव को दिखाने का भी काम होता है, रिवील करने का भी काम होता है, जो कि नरेटर करता है। ठीक है, नरेटर करता है। ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट एंड आयरनी की बात करें तो ये रीडर को पता है, रीडर ऑफन नोज मोर देन द स्पीकर, स्पीकर से ज्यादा रीडर जानता है इसमें, यही ड्रामेटिक आयरनी होती है, रिजल्टिंग इन ड्रामेटिक आयरनी एंड एम्बिगुअस मॉरल जजमेंट ना। ड्रामेटिक आयरनी क्यों, क्योंकि उसको पता है, किसको, हमारे रीडर को पता है, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी, स्पीकर को नहीं पता है। लैंग्वेज एंड स्टाइल की बात करें तो कह रहे हैं कि इसकी जो स्टाइल है वो हमेशा वेरी करती रहती है। हालांकि मोस्टली हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है, फिर ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स में भी है, बट इज ऑलवेज ड्रामेटिक, लेकिन हमेशा ड्रामेटिक होना है तभी ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाएगा ना। ड्रामेटिक मीन इफेक्ट, समटाइम्स कन्वर्सेशनल एंड समटाइम्स फॉर्मल ना। तो कभी कभी कन्वर्सेशनल होता है, कभी कभी फॉर्मल होता है। देन लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम देख लेते हैं क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले रोमांटिक में अगर हम देख लें तो रोमांटिक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, इट कंसर्न्स लव आर रिलेशनशिप पास्ट आर प्रेजेंट ना। लव रिलेशनशिप इन्हीं सब से संबंधित होता है। जैसे टी.एस. एलियट की है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग का मॉडर्न एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पोम है। उसके बाद डिलेमा हमारे है एंथोनी हेक्ट का ना। तो ये क्या है, दे आर दे टॉक अबाउट द लव आर रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। देन कन्वर्सेशनल की बात करें तो ये क्या करते हैं, किसी डायलॉग को मिमिक करते हैं, किसी कन्वर्सेशन की मिमिक करते हैं, ऐसा लगेगा जैसे कन्वर्सेशन हो रहा है ना। तो लेकिन वास्तविकता यह है कन्वर्सेशन होता नहीं है, वहां पर जो लिसनर है वो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए एक लिसनर है, एक आदमी है और यहाँ स्पीकर है, स्पीकर सब बोले जा रहा है, लिसनर है, तो आप अब कोई इंस्टेंटली देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ दो लोग हैं तो डायलॉग हो रहा होगा ना, जबकि लिसनर केवल सुन रहा है बेचारा, वो बोलता कुछ भी नहीं है। माई लास्ट डचेज जैसे आपने देखा, वहां पर माई लास्ट डचेज में जो मैरिज के लिए आए हुए हैं लोग देखने के लिए, तो वहां पर जो हमारा देखते हैं कि क्या नाम था उसका, देखिए नाम भूल गया मैं, वो बताता है ना अपनी डचेस के बारे में, बताता है पेंटिंग को कर्टन हटाते हुए बताता है कि कैसे ये हमारी डचेस जो थी, हाँ, सबसे मुस्कुरा करके बोलती थी ना। तो ये सारी चीजें। देन ईव टू डॉटर्स जो है जूडिथ राइट की है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल देख लेते हैं। फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल में क्या है, इनर माइंड्स को, जिसको हम इंटीरियर मोनोलॉग भी कभी कभी कहते हैं, इनर माइंड्स को रिवील करता है, इनर बिलीफ्स को, स्टेट ऑफ बीइंग को, मतलब आपकी मेंटल स्टेटस को क्या करता है, रिवील करने का काम ये करता है। जैसे लेडी लेजारस बहुत ही फेमस है, सिल्विया प्लाथ की, सिल्विया प्लाथ की है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है। और टिंटन एबे, टिंटन एबे भी इसी का एक एग्जाम्पल है। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, अपने मतलब जो इनका साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल आउटपुट है उसको इनमें दिखाया है। और यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये सब की सब हमारी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग में आते हैं। देन फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड पोएट्स की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इन्होंने तो भाई फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हम इनको कहते हैं, जो है यहाँ पे इंग्लैंड में। ये अगर देखें तो इन्होंने इस फॉर्म के मास्टर हैं, बहुत सारे लिखे हैं, जैसे माई लास्ट डचेज, पारफीरियाज लवर, फ्रा लिपोलिपी, कैलिबन अपॉन सिटबॉस, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, सॉलिलॉकी ऑफ स्पेनिश क्लस्टर, बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्होंने लिखे हैं।
दूसरे हमारे विक्टोरियन एरा के ही अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहलाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। अगर इनकी बात करें तो इनका यूलिसिस जो है, टिथोनस एंड सेंट सिमन ऑन स्टाइलेट्स, ये सब की सब जो है हमारी ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आती हैं। देन मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड का डावर बीच इज आल्सो काइंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। वहाँ पर भी हम अगर देखते हैं तो हमें लिसनर पता है कि उसकी वाइफ है जो हनीमून पे गए हुए हैं, लेकिन उसकी वाइफ न तो बोलती है और न ही कुछ करते हुए दिखाई देती है। और स्टैंजास फ्रॉम ग्रेट चर्ट्यूस, ये भी हमारे जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि ब्राउनिंग साहब की पत्नी थी, इन्होंने द रन अवे स्लेव एट पिलग्रिम्स पॉइंट जो है ये इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डीजी रॉसिटी। डीजी रॉसिटी का जेनी अगर देखें तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। द कैवेनेंट थ्रेशोल्ड देखें तो ये क्रिस्टिना रोसेटी का है, क्रिस्टिना रोसेटी का द कन्वेंट थ्रेशोल्ड, ये भी हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। देन टी.एस. इलियट, पीछे आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉग मिला ही था, जिसको मैंने बताया था अ मॉडर्निस्ट री इन्वेंशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ध्यान रखिएगा। सिल्विया प्लाथ का लेडी लेजारस हमने आपको पीछे बता दिया, साइकोलॉजिकल एंड साइको ड्रामेटिक है। अदर्स में अगर हम बात करें तो अदर्स में हमारे एंथोनी हेक्ट हैं जिनकी डिलेमा है, एमी लेवी हैं, आगास्टा वेब्स्टर हैं और ग्वेंडोलिन ब्रूक्स, ये सब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा करते थे। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं डिटेल में। तो पहली चीज तो ये होता है कि इसमें इंसाइट इनटू द स्पीकर्स माइंड, स्पीकर के माइंड में क्या चल रहा है उस पर जोर देता है जो हमारा राइटर होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स अ साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ना, ये साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफर करता है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इनसाइड ऑफ माइंड ऑफ द रीडर, और सॉरी द माइंड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के इनसाइड में क्या चल रहा है उसी को बाहर निकालने का प्रयास ये करते हैं। दे ऑफन रिवील फ्लॉज, ये प्राय फ्लॉज दिखाते हैं, ऑब्सेशंस दिखाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट दैट मे नॉट बी अपैरेंट टू द कैरेक्टर देमसेल्फ ना। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको कैसा है, लेकिन जो उसके बहुत करीब रहता है, उसके दिमाग को पढ़ा है जिसने, वो जानता है, वो बताएगा कि यार ये ऐसा नहीं, ऐसा आदमी है ना। तो इस प्रकार की पोएट्री में क्या करता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोएट जो होता है वो उसके डीप में जा करके उसका जो साइकोलॉजिकल कह सकते हैं उसकी जो थिंकिंग है उसको बाहर लाने का प्रयास करता है और उसके थ्रू हमें कुछ मैसेज देने की कोशिश करता है। उसके बाद इम्प्लिसिट नरेटिव होती है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जो करेक्टर्स के वर्ड्स होते हैं ना, हिंट एट बैकग्राउंड स्टोरी आर ऑन गोइंग इवेंट्स क्रिएटिंग एन इम्प्लिसिट प्लॉट और क्राइसिस। एक्चुअली ये जो है किसी पीछे हिस्ट्री के बारे में हिंट देते हैं या किसी स्टोरी के बारे में जो चल रही होती है, इससे क्या होता है कि प्लॉट थोड़ा सा उसमें जो है ना एक प्रकार का इम्प्लिसिटी क्रिएट करने की कोशिश, क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आयरनी एंड अनरिलायबल नरेशन, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अनरिलायबल नरेशन ड्रामेटिक मोनोलॉग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, अनरिलायबल मतलब ये है कि सपोज दैट आप किसी के माइंड से कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो आप उसको रिलायबल नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, तो वो अनरिलायबल होता है। हमारे दिमाग में तो कुछ भी चल सकता है, हमारे दिमाग में तो ये चल सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के जो है मोदी के जूते साफ कर रहे हैं, ये भी चल सकता है। हमारे दिमाग में कुछ भी चल सकता है, हमारे दिमाग में ये चल सकता है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये क्या है, करें इसको आप अनरिलायबल मानेंगे ना, अनरिलायबल नरेशन होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको बाहर हमने नरेट किया है, दैट इज नॉट रिलायबल ना। तो स्पीकर देखें तो ऐसे मामलों में स्पीकर इज ऑफन बायस्ड, स्पीकर बायस्ड होता है। जैसे बहुत सारे लोग भाई जिसको फॉलो करते हैं उसके बारे में देखिए बोलते हैं सेल्फ डिसीविंग आर अनअवेयर ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स, इसमें सेल्फ डिसीविंग होता है स्पीकर, मतलब खुद को ही धोखा दे रहा है, उसको खुद नहीं पता। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं किसी के, तो वो खुद ही नहीं पता क्या बोलते हैं उनको ना। तो द रीडर मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, रीडर को बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। रीड बिटवीन द लाइंस एक जो है ईडियम है, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब बहुत डीप में जाके पढ़ना। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब जो लिटरल मीनिंग है के अलावा जो है सेकेंडरी मीनिंग निकालना, रीड बिटवीन द लाइंस। साइलेंट ऑडियंस होती है, इसमें हमने आपको बता ही दिया कि लिसनर का प्रेजेंस होता है, लेकिन वो जो है कभी भी हमें दिखता नहीं, कभी बोलता नहीं, हालांकि वो स्टोरी को शेप जरूर करता है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया था आपका
कि आप हमें शेप करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन जो है आप जो है दिखते नहीं, बोलते नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड थिएट्रिकलिटी, एक्चुअली ड्रामेटिक है तो थिएट्रिकलिटी तो होगी ही। टाइप ऑफ ब्रीफ प्ले होता है ना, जहां पर एक्शन जो है वो स्पीच द्वारा दिखाया जाता है ना, एक्शन इज सजेस्टेड बाय स्पीच, एक्शन स्पीच द्वारा सजेस्ट किया जाता है। एंड ड्रामा कम्स फ्रॉम व्हाट इज रिवील्ड, और जो चीज रिवील करता है वही ड्रामा है, वही ड्रामा है जो रिवील करता है। एंड व्हाट इज लेफ्ट अनसेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ आई, इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव के रूप में इसको नरेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन नरेटिव का यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन में होगा। बट द आई इज अ मास्क नॉट द पोएट, आई जो है वो एक मास्क होता है, पोएट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आई इज अ करेक्टर, आई इज नॉट द पोएट। सपोज करिए आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई पोएम उठा लिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग उसमें कहते हैं आई एम दिस आई एम दैट, अब आपको लगेगा कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इट इज नॉट रॉबर्ट ब्राउनिंग, इट इज अ नरेटर, इट इज अ इमेजिनेटिव करेक्टर, इट इज अ करेक्टर ऑफ इमेजिनेशन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये आई पोएट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कुछ और देख लेते हैं, जैसे हमारे ब्राउनिंग साहब की है माई लास्ट डचेज, आप सब लोग इसको पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई है, बीए सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगी। ड्यूक सोज पोर्ट्रेट रिवील्स जीलस नेचर एंड मर्डर, उसमें जो ड्यूक है वो अपनी डचेस का जब पिक्चर रिवील करता है तो उसके जेलसी को हमें पता चलता है, और ये दिखाता है कि कितना सकी टाइप का था और उसी ने उसका मर्डर किया है। यूलिसिस की बात करें, लॉर्ड टेनिसन की, हमारी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस जो है, इट टॉक्स अबाउट एन एजिंग हीरो, एजिंग हीरो के एक एडवेंचर पर ये पूरा बेस्ड है, जो कि मॉर्टेलिटी और इन सब के बारे में बात करता है। यूलिसिस अब काफ़ी बुढ़ा जो हो चुका है। पारफिरियाज लबर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इसमें लवर जो है, इसमें दिखाया है कि हाउ ही किल्स हिज ओन गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को ही, अपनी प्रेमिका को कैसे मार देता है वो ना, मतलब बड़े ही शांति के साथ उसको अपनी गोद में लिटाया हुआ है, फिर उसके बालों की ही रस्सी बनाता है, फिर उसी से उसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है। देन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की बात करें तो टी.एस. इलियट का है। इट शोज प्रूफॉक जो इसका मेन कैरेक्टर है, हाउ एंक्सस, इसके इंटरनल माइंड को दिखा रहा है कितना वो एंक्सस है। एंड रैम्बलिंग कन्फेशन, कुछ ऐसे कन्फेशन वो करता है कि मैं बचपन में ऐसे मैंने किया, युवावस्था में ऐसे किया, वो सारी चीज़ें कन्फेस यहाँ पर करता है। देन डावर बीच की बात करें तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड का हम देखते हैं, तो स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन डाउट एंड फेथ, डाउट एंड फेथ पर अपने विचार यहाँ पर रखता है। देयर इज अ लिसनर, उसकी वाइफ लिसनर है, लेकिन वो हमें जो है दिखती नहीं है, ना ही वो कुछ बोलती है। देन जेनी बात करें हम डीजी रोसेटी की, तो इट इज अबाउट प्रोस्टिट्यूट्स क्लाइंट म्यूजेस एक्सपोजिंग सोशल हाइपोक्रेसी, तो सोशल हाइपोक्रेसी को दिखाता है कि हमारे जो प्रोस्टिट्यूट्स के क्लाइंट हैं ना, इनके बारे में जो है इस पे डीजी रोसेटी ने लिखा हुआ है। देन लेडी लेजारा सिल्विया प्लाथ की, कन्फेशनल इन नेचर है ये भी। स्पीकर डिटेल्स हर अटेम्प्ट्स एट सुसाइड डिफांस ना, स्पीकर इसमें ये बताता है कि कैसे वो बार बार सुसाइड करने के लिए सोचता है, फिर मना कर देता है, फिर सोचता है सुसाइड कर लूँ, फिर मना कर देता है, उसी को दिखाया है। नाउ लिटरेरी फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस की बात करें हम इसके, तो कैरेक्टर स्टडी करने के लिए हम ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज करते हैं ना, करेक्टर स्टडी करनी हो, जैसे करेक्टर स्टडी करनी होती है तो हम क्या है उसके माइंड को डीप से पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हम आपको बताएंगे ना। तो करेक्टर स्टडी में ये हमें हेल्प करता है, इनेबल्स डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। दूसरा, सोशल क्रिटिक के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे अलाउज इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सोसाइटी ना, सोसाइटी पर इनडायरेक्ट कमेंट करने का हमें क्या मिल जाता है, पोएट को फ्रीडम मिल जाता है। क्यों? किसी के माइंड की चीज है वो, तो माइंड से वो कुछ भी निकाल लेगा, कहता है पोएट, लेकिन वो माइंड होता है नरेटर का। और जेंडर, क्लास और मॉर्टेलिटी, इन सब पर भी वो अपना कमेंट दे सकता है। देन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होता है, मतलब यहाँ पर हम देखें तो जो पोएट होता है वो पोएट्री और ड्रामा के बीच की जो एक लाइन है उसको थोड़ा सा ब्लर कर देता है ना, मतलब ये आपको दिखने में पोएट्री भी दिखेगी, थोड़ी सी ड्रामा भी दिखेगी, तो ये जो लाइन है इसको ब्लर कर देता है, जो थर्ड स्पेस एक प्रकार से है ना, इसीलिए इसको हम पोम एज मिनी प्ले भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पोम एज मिनी प्ले भी कहा जाता है। इनोवेशन की बात करें
तो इसने जो है मॉडर्निस्ट के लिए बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटल पोएट्री के क्षेत्र में और कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड वॉइसेस को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप ओपन कर दिया कि यहाँ से जो है मॉडर्न डेज की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उसको मोनोलॉग से बेहतर और किसी चीज में दिखाया नहीं जा सकता। नाउ वी हैव 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो विक्टोरियन एरा में सबसे ज़्यादा ये कॉमन हुआ, फेमस हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन तो ग्रीक ड्रामा से हमें इसकी ओरिजिन मिलती है। मिडवेल में आकर के ये और पॉपुलर होती है, चौसर साहब ने इसका यूज किया है। एलिजाबेथन सॉलिलाकीज स्पेशली अगर हम बात करें शेक्सपियर के मार्लो के जो है प्लेज में अगर हम देखें तो ये हमारे मोनोलॉग के प्रिकर्सर्स माने जाते हैं। टेनिसन के यूलिसिस देखें तो ये माना जाता है कि अमंग द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इसको जो फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उसमें एक माना जाता है टेनिसन का यूलिसिस। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रोमांटिक इरा में देखें तो वर्ड्सवर्थ ने कन्वर्सेशन पोम्स जो लिखी खास करके और कालरीज ने, ये क्या थी, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग देखें तो इन्होंने पॉपुलराइज किया, इस जेनरा को परफेक्ट किया और बहुत सारे इन्होंने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं। देन स्पीकर अगर इसमें देखें तो पोएट से अलग होता है, आपको मैंने बताया ना, जो आई होता है नॉट पोएट, वो पोएट नहीं होता है और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी और रोल प्ले को प्रमोट करता है। अच्छा, फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कोई भी हो सकता है, ब्लैंक वर्स हो सकता है, फ्री हो सकता है, राइम हो सकता है। साइलेंट ऑडियंस इसमें होती है जो ड्रामा एंड टेंशन क्रिएट करती है। नेचर ऑफ साइलेंट ऑडियंस अफेक्ट्स इंटरप्रिटेशन, उसका जो नेचर है वो इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करूं कि जैसे ही हमारे जो है ड्यूक ने मान लीजिए जैसे ही उसने इमेज खोली, अब उसका स्माइलिंग फेस था, पोर्ट्रेट उसने खोली जो है, अब यहाँ पर जो लिसनर था, क्योंकि लिसनर को तो नरेटर देख रहा है, अगर लिसनर देखते ही कुछ अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस बनाता तो अपने जो इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज कर देता ना। तो अलवर, अराइवल और जज, ये सारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल अनमास्किंग की बात करें तो स्पीकर इज अ मेन गोल ना, स्पीकर का मेन गोल क्या है, साइकोलॉजिकल अनमास्किंग। ये क्या करता है, हमारे माइंड की साइकोलॉजी को अनमास्क करता है, केवल ओपन कर देता है, मतलब मास्क हटा देता है। मल्टीपल विक्टोरियन पोएट्स ने इस फॉर्म को एक्सप्लोर किया है, जैसे डीजी रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी, अर्नोल्ड वेबस्टर, लेवी, ये सब ने। ड्रामेटिक मोनोलॉग ने मॉडर्न कन्फेशनल पोएट्री, खास करके सिल्विया प्लाथ की बात करें तो उनको बहुत प्रभावित किया है। टी.एस. इलियट ने भी इस फॉर्म को अपनाया है और इसमें इन्होंने मॉडर्निस्ट अर्बन साइकोलॉजिकल थीम्स को यूज किया है, खास करके इनकी प्रूफॉक एंड अदर पोम्स जो सीरीज आई थी उसमें काफ़ी यूज किया है। इट कैन बी डार्क, ये डार्क भी हो सकता है, जैसे पारफिरियाज लवर में मर्डर करता है, डार्क हो सकता है। कॉमिक हो सकता है, जैसे सॉलिलॉकीज ऑफ द स्पेनिश क्लस्टर जो है ये हो सकता है। और फिलोसफिकल हो सकता है, जैसे हम देखते हैं तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हमारा टेनिसन के यूलिसिस का है, और रोमांटिक भी ये हो सकते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसा भी हो सकता है। विक्टोरियन एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे इन्होंने हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल मास्क को यूज करके इन्होंने बताया है, खास करके एंड्रिया डेल सार्टो देखिए जो है ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस है। इसमें बहुत सारे मिनी नरेटिव्स भी होते हैं, अदर्स आर स्टैटिक, मेडिटेटिव एंड मोमेंट्स होते हैं। जैनरा जो है आपको मैंने बताया पोएट को अलाउ करता है टू एक्सप्लोर मॉरल एम्बिग्यूटी एंड अनरिलायबल नरेशन ना, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि क्या है किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और चाहे जितना आप इसको क्या कर सकते हैं, लेंथन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रामेटिक मोनोलॉग कहें तो कैन बी फाउंड इन प्रोज एंड ड्रामा में तो मिलता ही है, नॉट जस्ट पोएट्री, प्रोज में भी मिलता है। जैसे हम देखें तो कैमू की जो है द फॉल और सेली की फ्रैंकेस्टीन ना, किसकी, मेरी सेली की, ध्यान रखना, पीबी सेली की मत सोच लेना, मेरी सेली की फ्रैंकेस्टीन है। ये भी देखें तो नॉवेल है ना फ्रैंकेस्टीन। स्पीकर इज समटाइम्स कन्फेसेस अ क्राइम, कभी कभी स्पीकर इसमें अपने क्राइम को भी कन्फेस करता है। जैसे माई लास्ट डचेज में आप देखिए तो लास्ट में ये पता चलता है कि वो बोलते बोलते ये रिवील कर देता है कि उसी ने जो है डचेज को मारा है। और पारफिरियाज लवर में तो हम मारते हुए उसको देखते ही हैं। द फॉर्म अलाउज फॉर रेडिकल सोशल क्रिटिक
इन डिस्गाइज ना, ये थोड़ा सा रेडिकल जो है सोशल क्रिटिक भी है कहीं ना कहीं प्रकार से। ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमें मिलता है, बहुत सारे कल्चर में मिलता है। ऑडियंस इसमें देखें तो इस इनका ऑडियंस का कुछ एक स्टेटस होता है, दे में बी सबऑर्डिनेट, इक्वल और इन्फीरियर विच अफेक्ट्स द टोन ना। तो ऑडियंस के हिसाब से भी टोन जो है वो चेंज हो जाती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो दे शेप्स रीडर रिस्पॉन्स, रीडर के रिस्पॉन्स को भी शेप करते हैं। जैसे वी मस्ट इन्फर, एनालाइज एंड जज, हम भाई उसको इन्फर करेंगे कैसे, हम देखते हैं, देन एनालाइज करेंगे, देन हम जज करेंगे। पोएट्स लाइक ग्वेंडोलिन ब्रुक्स, सिल्विया प्लाथ एंड लुइस गुक यूज इनोवेटिव स्पीकर्स, इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव स्पीकर्स यूज किए, जैसे प्लांट बोलता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा एलगराइज करने की कोशिश इन्होंने करी है। सम मोनोलॉग यूजेज एनिमल्स, इनमेट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेसेज एज द स्पीकर, अभी जैसे हमने बात किया तो कुछ मोनोलॉग्स जो है वो इंसान के बजाय एनिमल से, पेड़ों पौधों से, इन सब से बात करवाते हैं। हमारे जो एआई साहब हैं, अमेरिकन पोएट थे, आजकल का एआई मत समझिएगा, एन अमेरिकन पोएट इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो अमेरिका में ये बहुत फेमस थे, खास करके फॉर द वॉइसेस ऑफ द आउटसाइडर्स। इनकी जो है किलिंग फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जेंडर की बात करें तो जेंडर ऑफन प्लेज अ सेंट्रल रोल, बहुत सारे मोनोलॉग में जेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खास करके ब्राउनिंग का हम चाहे परफेरियस लबर देखें, चाहे यूलिसिस की हम बात करें ना, तो ये हमें जो है दिखाता है जेंडर को। पोएट यूजेस द मोनोलॉग टू एक्सप्रेस कंट्रोवर्शियल और टैबू टॉपिक सेफली, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल और टैबू टॉपिक्स को भी हम मोनोलॉग्स के थ्रू दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी रिवील द माइंड, हम माइंड को रिवील कर सकते हैं, और माइंड में तो बहुत सारी वो रिलायबल सोर्स नहीं होता, तो उस पर कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। हमारे जैसे इरीन एंड अगस्टा वेब्स्टर हैं, इन्होंने भी फेमिनिस्ट मोनोलॉग्स लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, पावरफुल फेमिनिस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन लोगों ने लिखे हैं। देन बोथ लिरिक एंड नरेटिव दोनों एक सेम भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफर करते हैं। कैसे? बाय एडॉप्टिंग अ रोल रादर देन पर्सनल इमोशन। लिरिक में प्योर एंड प्योर पर्सनल इमोशन होता है, जबकि यहाँ पर रोल को एडॉप्ट किया जाता है ना, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है यहाँ पर। रीडर गेट्स ओनली द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पर रीडर केवल स्पीकर के पर्सपेक्टिव को देख सकता है, सुन सकता है, क्रिएटिंग गैप्स, एम्बिग्यूटीज एंड सस्पिशन। इससे क्या होता है? गैप क्रिएट होता है और एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि वास्तव में जो स्पीकर है और जो लिसनर है उसके बीच में क्या ही बातें हुई होंगी। साइकोलॉजिकल रियलिज्म को भी दिखाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। स्टोरी हमेशा जो है इम्प्लिसिट होती है इसमें। ड्रामा में अगर हम देखें खास करके तो लॉन्ग सॉलिलॉक्यूज जो है बाद में चल करके इन लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस जो है प्ले किए हैं। तो प्ले में एक ही बहुत अच्छी टेक्निक हुआ करती थी, टू रिवील, टू मूव द स्टोरी फर्दर ना, टू रिवील द ऑडियंस की स्टोरी में क्या होगा आगे। इसका एक टेक्निक था जो है, जो हैमलेट में भी आप देखिए, टू बी आर नॉट टू बी, जो इनकी सॉलिलॉकी है, हाँ, दैट इज अ क्वेश्चन, हाँ, वेदर इट इज नोबलर इन माइंड टू सफर द स्लिंग्स ऑफ, ऐसे कुछ करके है, आउटरेजियस रात। पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में मतलब वही विक्टोरियन एरा में देखें तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, हमने आपको बता दिया है। पोएट समटाइम्स पैरोडी और सबवर्ट फॉर्म, कभी कभी पोएट जो है पैरोडी ही इसकी करता है या फॉर्म को सबवर्ट कर देता है। मोनोलॉग की इंटेंसिटी जो है वो लैक ऑफ आउटसाइड कमेंट्री की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स ऑकर एट मोमेंट्स ऑफ इंटेंस क्राइसिस, ड्रामेटिक मोनोलॉग इंटेंस क्राइसिस के मोमेंट पर ही ज़्यादातर लिखा जाता है। अगर हम बात करें ये जॉनर ने, इसने स्पोकन वर्ड एंड परफॉर्मेंस पोएट्री दोनों को प्रभावित किया है। विक्टोरियन मोनोलॉग्स की बात करें तो दे हैव टेकन थीम ऑफ आर्ट, हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड रियल पीपल, इन सब पर इन्होंने थीम लिया हुआ है। ये फॉर्म काफ़ी ही एक्सीलेंट टूल है अगर आपको साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखानी है, लाइक मैडनेस, जेलसी, प्राइड, इन सब को दिखाने का एक अच्छा तरीका होता है। आयरनी इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। स्पीकर में भी अनरिलायबल, सेल्फ डिसीविंग, स्पीकर जो होता है वो अनरिलायबल होता है, यही आयरनी एक होती है। विमेन पोएट्स अगर हम बात करें तो ये नाम याद कर लीजिएगा। विमेन पोएट्स में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत बड़ा नाम है, क्रिस्टीना रोसेटी, उसके बाद एमी लेवी, लुइस गक जो है, ये सब की सब काफ़ी फेमस जो है विमेन ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्स राइटर्स हैं।
ठीक है। इसमें देखें तो पोएट्स जो है अपनी सेटिंग, गेस्चर, एक्शन, इन सब का क्लू उस पोम में ही देता है। पूरी पोम को आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कैसी उसकी सेटिंग है, कैसा गेस्चर है, कैसा एक्शन है, सारा क्लू वहीं पर दिया रहता है और कहीं से आपको लाने की जरूरत नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ने बहुत सारे नरेटिव, मॉडर्न नरेटिव को खास करके इन्फ्लुएंस किया है, लाइक मॉडर्न नॉवेल जैसे है। खास करके आप देखिए तो हमारे जो क्या नाम है, D.H. लॉरेंस वगैरह को देख लीजिए, देन जेम्स जॉयस को देख लीजिए, उन लोगों ने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। देन ड्रामेटिक मोनोलॉग में बिगिन इन मीडिया रेस, ये भी मीडिया रेस में बिगिन हो सकता है इंस्टेंट ड्रामा की तरह, ठीक है। देन द फॉर्म इंडोर्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, आज भी ये फॉर्म चल रहा है क्योंकि इसके अंदर वो स्टेबिलिटी, इंडोरेबिलिटी है कि ये आज भी अपने आप को सरवाइव करके रखा है। तो यहाँ पर आकर के हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो समाप्त हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, आप जो है सभी लोग, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8887, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 8887967455। इस पे आप मैसेज करके आप हमारी LT की बैच, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्जेस, कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें बस एक ही कंडीशन है, आप पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन होने के बाद आप आइए, मिलिए, आपकी जो इच्छा होगी आप वो करिएगा। 8887967455 पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पर आई विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ ऑल द क्लासेस, सभी क्लासेस का PDF मैं आपको वहां पर शेयर कर रहा हूँ। देन GIC लेक्चरर के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस क्लास में हम बस यहीं तक करते हैं। आई शैल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून, अगले वीडियोस भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग, कीप्स लाइकिंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भाई, जितना आप कर सकते हैं शेयर वगैरह उतना ज़रूर कर दिया करिए, इतना तो। एंड डू ड्रॉप योर कमेंट्स भाई, कमेंट्स खूब करिए जितना आप कर सकते हैं। कम से कम अगर एक स्टूडेंट दो जो 4-4 कमेंट करता है तो थोड़ा सा वीडियो की रीच हमारी जो है वो बढ़ती है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए। सभी को शुभ संध्या।